हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका जीएसटी की पहली क्लास में। दोस्तों, आज की हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की जो क्लास है, दिस क्लास इज फॉर एवरीबडी। दिस क्लास इज बीइंग रिलेड ऑन 3 of our channels, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये तीनों चैनल्स पर साइमल्टेनियसली रिले हो रही है, तो अगर कोई स्टूडेंट गलत चैनल पर भी आ गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कवर करेंगे और इस पूरे के पूरे जीएसटी के बैच में हम हर प्रैक्टिकल, थ्योरी, क्वेश्चन, रूल, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वी विल कवर। ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे बैचेस नहीं भी परचेज करते हैं और सिर्फ यूट्यूब पर पूरा बैच देख लेते हैं तो भी आपकी 100% सक्सेस अश्योर्ड है। तो जीएसटी के बैच की जो आज पहली क्लास है उसमें मैं दो बड़ी बातें आपको बता दूं कि जीएसटी में 99.99% नोट्स हमें खुद बनाने हैं। मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, लेकिन लिखने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी रीडिंग छोड़ दें। आप लोगों को क्लास के बाद आज तो कोई नोट्स इशू नहीं करेगा, क्योंकि यह जरूरी था कि आप पहली क्लास के अंदर कोई रीडिंग अभी शुरू में ना करें, पहले आप राइटिंग करें। हर क्लास से पहले आपके पास उस चैप्टर के नोट्स होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाले भी, और जो प्लेन टेक्स्ट होता है चैप्टर का, जो पॉइंटर्स होते हैं वो भी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप क्लास में नोटिंग करेंगे वो तो आप नोट कर रहे हैं तो आपने हाथों हाथ पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ साथ प्लीज कोशिश करिएगा कि आपको जो रीडिंग मटेरियल दिया जाए वो रीड भी करना है। आपको क्वेश्चन आंसर की तो आप प्रैक्टिस करते हैं, मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों का बड़ा मन लगता है सवालों को सॉल्व करने में। लेकिन दोस्तों, पहली क्लास में दो प्यारे से छोटे से नियम अपना लीजिए कि क्लास के नोट्स जो हम खुद लिखेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। जो नोट्स हम खुद बनाते हैं उनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी किसी सिचुएशन में नहीं आ सकती। कितनी ही बढ़िया किताब पढ़ लीजिए, अगर आपने अपने रजिस्टर अपने हाथों से बनाया है तो उससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जिनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ जीएसटी करके एक टॉपिक है, तो 1980 में ये हुआ, 82 में ये हुआ, उसको अननेसेसरी लिखकर समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और उनके प्रोविजंस भी आपके कोर्स में होते हैं। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि आर्टिकल 279A क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव क्यों करना पड़ा जीएसटी लाने के लिए। तो ऐसे चीजें जिनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो प्योर मोनोटोनस हैं, जो प्लेन रीड करने वाली चीजें हैं, जिनमें समझने का कुछ नहीं है, मैं उन्हें नहीं लिखूंगा। जिनमें भी समझने का कुछ है उनको मैं लिखकर पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ कवर करूंगा। और जो हम नहीं लिख रहे होंगे, जो हमें रीड करना होगा, वो मैं भी आपके साथ रीड करूंगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दो छोटे नियम क्या हैं कि जो क्लास में है उसे कर लो और जो किताब में है उसे पढ़ लो। जो क्लास में है, जो हम करेंगे, उसे कर लो, और जो किताब में है उसे पढ़ लो। बस इतना करना है। आप सब लोग एक दूसरे को संदेशा फैला दीजिए, इंटर हो या फाइनल, ये क्लासेस सबके लिए कॉमन है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे चैप्टर्स दोस्तों इंटर में भी हैं और फाइनल लेवल पर भी हैं। इसलिए शुरुआती चैप्टर्स में दोनों के लेक्चर अलग अलग लेने से कोई लाभ हानि नहीं है। हां, जब एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे, अपील्स और रिविजन्स होंगे, ऑफेंस और पेनल्टीज होंगी, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ फाइनल के लिए हैं। मैं अपनी वेबसाइट पर और आप सबको एक चेकलिस्ट दे दूंगा जिनसे आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमारे यहां हैं और हमारे यहां नहीं है। जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड बैच खरीदेंगे उनको तो कोई छांटने की और पता लगाने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं। जो रिकॉर्डेड बैच होगा, उस रिकॉर्डेड बैच के अंदर तो आपको जितनी वीडियो डिलीवर होंगी वो आपकी होंगी, बात खत्म। ऑब्वियसली इंटर लेवल पर कम चैप्टर्स हैं, कम वीडियोस हैं, फाइनल लेवल पर ज्यादा चैप्टर्स हैं, ज्यादा वीडियोस हैं, लेकिन टाइम यही रहेगा। आने वाले दिनों में रोजाना, मतलब मंडे टू फ्राइडे, हम सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक जीएसटी का बैच इसी समय करेंगे।
तो दोस्तों स्वागत आप सबका एक बार फिर आज की क्लास में। ऑल राइट, दिस विल बी अ कंप्लीट बैच। तो सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिए, व्हाट इज आईडीटी, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली हेडिंग आज की क्लास की आप लोग लिखिए, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली हेडिंग, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों आपने सुना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो दो ही ऐसे टैक्स हैं जो संसार में आपको दिखाई देते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि इनका मतलब तो हमें पता है, अननेसेसरी टाइम खराब कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी देर क्लास चलती है उतनी देर टीचर की मर्जी भी चलनी चाहिए। आपको आता है तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता है तो पढ़ लीजिए। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में जो वर्ड इनडायरेक्ट है, उस इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि जिसके ऊपर टैक्स का भार पड़ना है, वन हु हैज टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्स डज नॉट गेट दिस बर्डन डायरेक्टली। यूं समझ लीजिए कि तलवार किसी के गर्दन पे लगी और उसी की गर्दन कटी, तो वो हुआ डायरेक्ट टैक्स। तलवार किसी की गर्दन पर लगी और उसी की गर्दन कटी, तो वो हुआ डायरेक्ट टैक्स। और अगर तलवार गर्दन पे किसी की लगी लेकिन कट किसी और की गई, वाह भाई वाह, यह है इनडायरेक्ट टैक्स। आपने इनकम कमाई और उस इनकम पर टैक्स नहीं दिया तो गिरफ्तारी किसकी होगी बताइए, आपकी, जिसकी इनकम है। लेकिन जीएसटी में क्या खेल है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम कहते हैं उसमें क्या खेल है कि अल्टीमेटली जेब किसी की ढीली होनी है, लेकिन अगर वो ढीली नहीं हुई तो गिरफ्तार किसी और को होना है। बहुत आसान है समझना। ईमानदारी से समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने ग्राहक से टैक्स वसूलना चाहिए तो या तो वसूला नहीं, और वसूला तो आपने सरकार के पास जमा नहीं करा। इनमें से कोई भी अपराध होगा तो जिम्मेदारी किसकी, व्यापारी की, लेकिन टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर आपने बहुत पढ़े होंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स की एक लाइन में डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। लिखिए आप, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect tax is a tax whose burden is on one person and whose collection responsibility is on another person। ध्यान से देखिए आप, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन, हुज बर्डन इज ऑन वन पर्सन। बर्डन किस पर होता है इसका, कंज्यूमर पर। आप जो 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, उस 100 रुपए के सामान में यकीन मानिए काफी लंबा रुपया, काफी बड़ा रुपया किसका होता है, टैक्स का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मार्जिन और टैक्स ही सारी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद लिखा है हुज कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अनदर पर्सन।
ये कौन है? ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। देखिए प्लीज मेरी बात को समझिएगा कि किसी फ्लोचार्ट की, किसी चित्र की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सिंपल शब्दों में सीधी सीधी लाइनें समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका पर्सन पर बर्डन कोई और पर्सन पर है और जिसका कलेक्शन करने की जिम्मेदारी, जिसके कंप्लायंस को करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर्सन पर है। डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं हुआ करता दोस्तों। वहां पर बिल्कुल सब कुछ सिंपल है, जिसका टैक्स वही जमा करे, जिसका टैक्स उसी के ऊपर बर्डन है। तो हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है। इसी के आगे लिखिए, indirect tax is called indirect tax because its burden is indirectly passed on to buyer from the seller. Seller has the duty to collect tax and deposit the same with government and deposit the same with government and this tax is paid by buyer to seller so burden of compliance and burden of payment are on two different persons. हाँ जी दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज पूछते रहिएगा। आप लोगों के जो क्वेश्चन है दोस्तों, आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चन। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछने के बाद पेशेंस जरूर रखना है। मतलब अगर आपने ऐसा करा कि आपने क्वेश्चन पूछा तो भाई को थोड़ा समय दीजिए आप आंसर करने के लिए, क्योंकि मुझे लाइन पूरी करनी होती है और उसके बाद आई विल कम टू यू टू आंसर योर क्वेरीज। तो ये लाइन सबने लिख ली। हाँ जी, वीडियो का अगर आपको वीडियो विजिबिलिटी में कोई इशू है तो आप थोड़ा अपने जो YouTube की वीडियो सेटिंग्स है उसको आप ठीक कर सकते हैं, तो वो आपकी विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी।
ठीक है, चलो। तो अब हमने अपने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया। हमारा पहला प्रश्न था व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, आप इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए बार बार डायरेक्ट टैक्स से कंपैरिजन मत करिए। आप ऐसा मत करिए कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझना है तो आपको पहले डायरेक्ट टैक्स समझना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्ट टैक्स समझेंगे तभी आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझ आएगा। भाई इनडायरेक्ट कोई भी चीज हो, टैक्स तो बहुत दूर की बात है। टैक्स तो कोई, चलिए मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई नई चीज है, टैक्स छोड़िए आप। नॉर्मली आप बताइए मुझे, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? जो होना चाहिए इधर से और होता इधर से है, जो चीज सीधी सीधी ना आए। भाई आप मुझे बताइए, आपने एल्पिन लीबे खरीदी, आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, टैक्स का पेमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपसे मांगने नहीं आ रही, माफ कीजिएगा। सरकार करिए बेटा तू तो फ्री है, तू तो बिल्कुल फ्री है, मैं तो सेलर से पैसे ले लूंगी। आपका सवाल हो सकता है कि दो लोगों के ऊपर बर्डन कैसे है? दो लोगों के ऊपर ही तो है दोस्तों। आप याद करिए, अगर 100 रुपए की वस्तु पर 18% टैक्स ना हो तो आप दुकानदार को सिर्फ 100 रुपए देकर वो सामान खरीद सकते थे। 100 रुपीस की वस्तु के ऊपर 18 रुपए का टैक्स है, इसलिए आपकी जेब से 118 रुपए जाने लगे। तो उसका पेमेंट का बर्डन किस पर आया? आम कंज्यूमर पर। क्लियर हुई बात? लेकिन उस 18 रुपए को आपसे जमा इकट्ठा करने, उस 18 रुपए को आपसे कलेक्ट करने और उसके बाद सरकार के पास जाकर जमा कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? बिजनेसमैन की। वो बिजनेसमैन ट्रेडर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात आप सबको? चलो, वेरी नाइस। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी किसे कहते हैं? लिखिए प्लीज। अगली हेडिंग, दूसरा टॉपिक, व्हाट इज जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? अब मैंने देखा है कि कई लोग जीएसटी की डेफिनेशन को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म को लेकर भी मैंने देखा है लोग चिंतित रहते हैं। लोग कहते हैं ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। छोटी छोटी बातों में बाल की खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, काम की बात समझिए। आज अगर कोई आपसे पूछ ले, वैसे आप में से किसी के भी एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि जीएसटी किसे कहते हैं, जरा बताइए। कोई आपसे नहीं पूछने वाला व्हाट इज जीएसटी। लेकिन एक परंपरा होती है कि सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हल्का सा कुछ एक आध लाइन तो हमें पता होनी चाहिए कि जीएसटी क्या है। तो आइए व्हाट इज जीएसटी के ऊपर लिखना शुरू करते हैं। व्हाट इज जीएसटी? देखिए, याद रखिएगा, हम फीचर्स नहीं लिख रहे हैं। जीएसटी का बेसिक मतलब, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज अ टैक्स लेवीड It is a tax levied on supply of goods and services. It is a tax levied on supply of goods and services. Such supply may be within the state or outside the state
such supply may be with consideration or without consideration such supply may be for business and not for business. मैंने ये लिखने की कोशिश करी, अभी मेरा पैराग्राफ, मेरा उत्तर, मेरा आंसर, मेरी हेडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी गुड्स पर भी लगता है, सर्विस पर भी लगता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इट इज अ टैक्स नॉट ऑन सेल, नॉट ऑन परचेज, इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई हमेशा सेल नहीं होती दोस्तों। एक गोडाउन से हम दूसरे गोडाउन में माल शिफ्ट करेंगे, वो भी सप्लाई है। हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी सब्सिडरी कंपनी को कुछ सामान यूं ही फ्री में दे देगी, वो भी सप्लाई है। हमारे रॉ मटेरियल के गोडाउन में स्टॉक खत्म हो गया तो हमने पड़ोस वाली फैक्ट्री से थोड़ी देर के लिए बोरो कर लिया, वो भी सप्लाई है। एक आदमी ने अपना बिजनेस बेचकर दूसरे को बेचकर वो चला गया, वो भी सप्लाई है। तो सप्लाई की तो लिस्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, सिर्फ सेल और सिर्फ परचेज पर लगने वाला टैक्स नहीं है ये दोस्तों। वो जमाने लद गए, किसी जमाने में सेल और परचेज पर टैक्स होता था, इसलिए उस टैक्स को सेल्स टैक्स कहते थे, बाद में जिसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। आज भी हिंदुस्तान के शहरों में सेल्स टैक्स ऑफिस ही नाम है उन दफ्तरों का। आम बोलचाल में लोग यही कहते हैं, कहां जा रहे हो भाई साहब? कह रहे जी सेल्स टैक्स ऑफिस जा रहे हैं, जबकि सेल्स टैक्स ऑफिस अब जीएसटी ऑफिस हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये ध्यान रखिएगा कि जीएसटी सेल पर नहीं लगता, परचेज पर नहीं लगता, सप्लाई पर लगता है। और सप्लाई में क्या क्या कवर है वो तो अब आने वाली क्लासों में आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल सबसे पहले आपको आज क्या समझ आया कि आपने देखा कि जीएसटी सप्लाई पर लगता है, और ये जो सप्लाई है ये विद इन द स्टेट भी हो सकती है, विद इन द स्टेट भी हो सकती है, आउटसाइड द स्टेट भी हो सकती है। ये विद कंसीडरेशन भी हो सकती है और विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है। ये फॉर बिजनेस भी हो सकती है और नॉट फॉर बिजनेस भी हो सकती है। सर आप सोचो, आपके मन में ये उठ रहा होगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपका सवाल हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई जीएसटी जो है वो नॉट फॉर बिजनेस वाली सप्लाई पर भी लग जाए, बिना कंसीडरेशन वाली सप्लाई पर भी लग जाए। वो तो आगे धीरे धीरे बातें खुलेंगी ना, वो तो हमें धीरे धीरे समझ आएगा सब कुछ। लेकिन मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी कि अपनी आंखें खोलिए। नैरो माइंडेडनेस हमें फेल करा देती है। खुले दिमाग से सोचिए, ट्रांजैक्शन कई प्रकार की हो सकती है, सेल परचेज के अलावा भी स्टॉक ट्रांसफर भी एक ट्रांजैक्शन है। तो हमें याद रखना है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सेल पर और परचेज पर नहीं लगता, वो सप्लाई पर लगता है। सप्लाई जो है वो विद कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेस, सब हो सकती है। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं अपना पैराग्राफ पूरा कर लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। ये क्लियर हो गया, पैराग्राफ को आगे बढ़ाइए। इफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई if a particular transaction of supply is not specifically excluded and exempted
comma, it will be leviable under GST. ये क्या लिखा आपने? कोई भी सप्लाई जो हमने ऊपर पढ़ा, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, फॉर कंसीडरेशन, नॉट फॉर कंसीडरेशन, फॉर बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेस, अगर भारत सरकार ने उसे विशेष रूप से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड या फिर एग्जेम्प्ट नहीं करा है तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करी और उस ट्रांजैक्शन का नाम एग्जेम्पशन की लिस्ट में प्रेजेंट है, तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई होगी, वो ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने विशेष रूप से हमें माफी दे रखी। आपकी दुकान पर फ्लैग मिलते हैं, झंडे, आपकी दुकान पर नेशनल फ्लैग भी मिलता है, भारतीय तिरंगा, और दूसरे देशों के और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लैग्स भी आप बनाकर बेचते हो। अब अगर आप तिरंगा बेचोगे तो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन बाकी झंडे बेचोगे आप तो उस पर जीएसटी है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि सरकार ने इंडियन नेशनल फ्लैग को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर रखा है, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं है। तो आप अगर मुझसे पूछो कि सर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो आप बाय डिफॉल्ट टैक्स लगाओगे। आप लोग प्रोफेशनल से मेरी बात पकड़ने की कोशिश करिए। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा कि इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसका मतलब उस पर लगेगा ही लगेगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हो इस पर मत लगाना, तो नहीं लगाएंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हो इस पर लगा देना, तो लगा देंगे। लेकिन अगर किसी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? टैक्स लगेगा ही लगेगा। हजारों प्रकार के गुड्स और सर्विसेज बाजार में बिकते हैं, लेकिन हजारों एंट्रीज एग्जेम्पशन की लिस्ट में नहीं है माय लॉर्ड। जो एग्जेम्प्टेड है बस उसे याद कर लीजिए, बाकी जो बच गया वो सब कुछ टैक्सेबल हो गया। क्लियर हो गई बात? देखिए, इसी पैराग्राफ को आगे बढ़ाइए, बस छोटी सी 2 लाइन और लिखनी है। In simple words, every supply is taxable under GST. In simple words, every supply is taxable under GST unless otherwise stated. अगर कुछ और लिखा हो इस विशिष्ट रूप से तो बात ठीक है, वरना सब कुछ एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गई बात? इसको लिख लीजिए। अब आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक सवाल आया है कि जैसे हमने बात करी कि स्टॉक ट्रांसफर पर भी जीएसटी लगता है, लेकिन स्टॉक ट्रांसफर तो सही बात है फ्री है, उसमें तो कोई कंसीडरेशन नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इसी के बारे में हमें आने वाले दिनों में पढ़ाई करनी है। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो गया कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, किसी पर्टिकुलर केस में कोई मॉनेटरी कंसीडरेशन नहीं है, तब भी जीएसटी लग गया। विल सी दैट, डेफिनेटली स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू। एक और सवाल है, पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जिस पर बर्डन पड़ता है उसी को तो कलेक्शन करना होता है। नहीं डियर, फाइनल बर्डन पड़ता है किस पर? फाइनल बर्डन पड़ता है उस कंज्यूमर पर जो एंड कंज्यूमर है।
एक सामान 20, 50, 80, 100 का होते होते आप तक पहुंचता है और उसके ऊपर भी टैक्स आप पे करते हो। तो रियल बर्डन इज नॉट ऑन द बिजनेसमैन, रियल बर्डन ऑफ द टैक्स पेमेंट इज ऑन द कंज्यूमर। इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉकेट, बट इट्स कंप्लायंस बर्डन, इसको कलेक्ट करना, सरकारी खजाने में जमा करना, ये सब कुछ बिजनेसमैन के सिर पर है। क्लियर हो गई जी बात? कोई पूछ रहा है चैप्टर कौन सा है बदमाश? जीएसटी की आज पहली क्लास है, चैप्टर के हिसाब से मत पढ़िए। मैं जो लिखवा रहा हूं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। जब मैं कहूं कि मेरा चैप्टर पूरा हो गया, फिर मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से मार्क करवाऊंगा। फिलहाल आपने देख लिया व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी is a goods and services tax. It is a tax levied on supply of goods and services. Such supply may be within the state or outside the state. Such supply may be with consideration or without consideration. Such supply may be for business and not for business. If a particular transaction of supply is not specifically excluded and exempted, it will be leviable under GST. In simple words, every supply is taxable under GST unless otherwise stated. So that's all. हमने ये समझ लिया। एक और सवाल आया है कि एग्जाम में सपोज करिए व्हाट इज जीएसटी 2 नंबर में आया तो हमें कितना लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, जितने भी लोग रिकॉर्डिंग्स भी देखेंगे उनको भी मैं स्पष्ट कर दूं ये बात कि जब आप मेरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। जैसे किताब शुरू होती है, आप चैप्टर नंबर 1 पर आए तो व्हाट इज जीएसटी के ऊपर पॉइंटर्स भी हैं मेरी किताब में, और क्वेश्चन बैंक पर आप आएंगे तो व्हाट इज जीएसटी करके क्वेश्चन और आंसर भी है। वैसे मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, कम से कम लॉ में और टैक्स में मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आप तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो उस आपसे पूछा गया है वो अगर आप पूरा लिख पाए तो बिल्कुल आपके नंबर आ जाएंगे। एक सवाल आया कि भाई कुछ लोग अगर शुरुआत में आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है वो अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उनका क्या होगा। देखिए, जीएसटी जिस पर एग्जेम्प्ट है उसकी लिस्ट में आपको पढ़वाऊंगा। अब जिनका जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो जीएसटी तो लगेगा ही। दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि जीएसटी अपनी जेब से तो देना नहीं व्यापारी को, वो तो जो ग्राहक को सामान बेचेगा उसमें से पैसों को कलेक्ट करेगा और उसके बाद जमा करेगा, तो चिंता का विषय नहीं है। ठीक है ना। चलिए बस अब अगली हेडिंग शुरू करते हैं। अगली हेडिंग हमारी है अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, डेफर्ड अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धीरे धीरे हमारे टॉपिक्स कीमती होते चले जाएंगे, आप प्लीज ध्यान से लिखते रहिएगा। यस पीपल, अगली हेडिंग तीसरी हेडिंग अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी एंड डेफर्ड अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। ये देखिए बहुत कीमती विषय है। अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी एंड डेफर्ड अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। लोकसभा में जीएसटी कब पास हुआ ये मेरी किताब में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको, चैप्टर खत्म होने के बाद एक शॉर्ट समरी दूंगा मैं। लेकिन अब लोकसभा में जीएसटी कब पास हुआ इससे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले आपके। कंक्रीट बातें समझिए, कंक्रीट काम की बातें।
बैच का नाम होना चाहिए काम की बात है। इस बैच में कोई मैं समरी नहीं पढ़ा रहा, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा गहराई पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस मैं बीच बीच में आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आप सही जगह बैठे हैं, ठीक है। अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी एंड डेफर्ड अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, यह हमें समझना है। देखिए इसके अंदर पहला बुलेट बनाइए, पहली लाइन, जीएसटी इज applicable to the whole of India. जीएसटी इज applicable to the whole of India. देखिए ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर वाली धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा हुआ है, ये पहले से ऐसा था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में हर जगह लगा और 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक, सब जगह जीएसटी अप्लाई होता है। दूसरी बात, जीएसटी इज एप्लीकेबल, GST is applicable not on persons, but on goods and services. But on goods and services, which means it does not matter which person is involved in the transaction. Tax rate is not person wise, comma, it is product wise. इट इज प्रोडक्ट वाइज। भाई देखिए हैंड राइटिंग का तो ऐसा है कि आपको शुरुआत में तो मुझे माफी देनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो आप मेरी हैंड राइटिंग के आदी हो जाएंगे, इधर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, आपको आदत पड़ जाएगी समझने की कि कौन सी गुंडी क्या बताना चाहती है। हमने क्या लिखा, जीएसटी इज अप्लीकेबल नॉट ऑन पर्सन्स बट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, which means it does not matter which person is involved in the transaction. Tax rate is not person wise, it is product wise. आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊं। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स की तरह जीएसटी भेदभाव नहीं करती। आपसे 10% टैक्स लेंगे, उनसे 20% लेंगे। अगर वही इनकम कंपनी कमाएगी तो अलग टैक्स रेट, वही इनकम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कमाएगी तो अलग टैक्स रेट। बताओ आप, मतलब आदमी की जेब देखकर टैक्स लगाता है कौन? इनकम टैक्स। अब वो उनके लॉजिक ठीक होंगे, लेकिन हमारी प्यारी जीएसटी में सर्व लोगों की समानता है। जीएसटी कहती है सब में उसी का नूर समाया। कोई भी सामान खरीदे, अगर वो सामान एग्जेम्प्ट है तो सबके लिए एग्जेम्प्ट है, और वो सामान टैक्सेबल है तो सबके लिए टैक्सेबल है। 100 रुपए वाला सामान जिस पर 18 रुपए जीएसटी है, उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खरीदेगी तब भी 118 का मिलेगा, और राम मोहन श्याम खरीदेंगे तब भी 118 का मिलेगा। तो ये कृपया ध्यान से देखिए कि जीएसटी के जो रेट हैं वो कैसे हैं, प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट के हिसाब से हैं।
पर्सन के हिसाब से नहीं है। इसको समझने के लिए आप इनकम टैक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पर टैक्स पर्सन वाइज होता है। तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी पर्सन्स। क्लियर हो गई बात? अब देखिए पॉइंट, अगला बुलेट, GST is applicable on all goods and services except the following categories. एक्सेप्ट द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर नीचे आपको कोई एग्जेम्पशन की लिस्ट नहीं लिखवाने जा रहा। जीएसटी एप्लीकेबल है सभी गुड्स पर, सभी सर्विसेज पर, नीचे दी गई चीजों को छोड़कर। लेकिन जो नीचे दी गई चीजें हैं वो भी कई प्रकार की हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार की हैं जरा वो देखिए आप। पहली कैटेगरी, transactions which are not at all considered supply। देखिए अभी व्हाट इज जीएसटी जब हम पढ़ रहे थे तो व्हाट इज जीएसटी पढ़ते समय आपको मैंने कहा था कि जीएसटी इज अ टैक्स एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, नॉट ऑन सेल, नॉट ऑन परचेज। मेरा कहने का मतलब क्या था कि जहां जहां सप्लाई होगी वहां वहां जीएसटी होगी। कुछ दिनों बाद, एक दो क्लास बाद हम सप्लाई की डेफिनेशन सीखेंगे। तो ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट एट ऑल कंसीडर्ड सप्लाई कैन नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। नो सप्लाई नो जीएसटी, ये छोटी सी कोटेशन आप याद रख सकते हैं। भाई हमारा टॉपिक इस समय क्या है, मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। आप लाइन ध्यान से देखिए, आप पढ़ रहे हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी एंड डेफर्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। हमने लिखा कि जीएसटी सभी प्रकार के गुड्स, सभी प्रकार की सर्विसेज पर लगता है, नीचे दी गई कैटेगरीज छोड़कर। अब वो जो नीचे दी गई कैटेगरीज है उसमें पहली कैटेगरी क्या है? नो सप्लाई नो जीएसटी, मतलब ट्रांजैक्शन विच आर नॉट एट ऑल कंसीडर्ड सप्लाई। भाई अगर जीएसटी सप्लाई पर लगता है और कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, मेरी बात सुनिएगा, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो उस पर जीएसटी भी नहीं है, राइट? दूसरा देखिए आप, ट्रांजैक्शंस which are supply but specifically exempted for the time being। इसकी छोटी सी कोटेशन क्या बनेगी? सप्लाई बट नो जीएसटी। ध्यान से देखिए दोनों में क्या फर्क है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी सेवाएं दी, एमपी ने, सांसद ने देश को, तो उसको उसका पारिश्रमिक, उसका रेम्युनरेशन मिलता है, उसको सैलरी काइंड ऑफ पैसे मिलते हैं कि भाई तू अपने शहर में वेलफेयर कर, अपनी रोजी रोटी चला, ये ले पैसे, तू सांसद है।
तो माननीय सांसद अपनी जो सेवाएं देते हैं सप्लाई की डेफिनेशन में वो कवर ही नहीं है, आप देखिएगा भविष्य में। तो वो तो पहली कैटेगरी हो गई, नो सप्लाई नो जीएसटी। सरकार कह रही है भाई जब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई के डेफिनेशन में कवर ही नहीं है तो उस पर जीएसटी भी नहीं है, बात खत्म। ठीक है ना। लेकिन दूसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, इंडियन नेशनल फ्लैग, हमारा प्यारा तिरंगा अगर बनाकर आप बेचेंगे तो वो सप्लाई है दोस्तों। फिलहाल वो एग्जेम्प्ट है, क्या पता कब सरकार का मन घूमे और कह दे भाई इस पर भी टैक्स लगेगा। अब ये माफी नहीं है इस पर। अभी वर्तमान में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है कि वो एग्जेम्प्ट हो, कल उस पर वापस सरकार टैक्स लगा सकती है। तो फॉर द टाइमिंग वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सप्लाई तो वो है। अभी फिलहाल हमने उसको प्रमोट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए माफी दे रखी है कि चल कोई बात नहीं, तेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्लियर। आगे देखिए आप तीसरी कैटेगरी देखिए ट्रांजैक्शन की, तीसरी कैटेगरी ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस which are presently not supply and presently do not attract GST, presently do not attract GST, but law has stated that GST will apply and these transactions will become supply from a date declared by central government. इसके लिए ब्रैकेट में हम कुछ लिख सकते हैं, डेफर्ड सप्लाई डेफर्ड जीएसटी, डेफर्ड सप्लाई डेफर्ड जीएसटी। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, लाइन क्लियर हो गई। यहां तक का हमने लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी एंड डेफर्ड अप्लीकेबिलिटी जीएसटी। जीएसटी इज अप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन टैक्स, अभी पढ़ेंगे वो सब। जीएसटी इज अप्लीकेबल नॉट ऑन पर्सन्स बट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, which means it does not matter which person is involved in the transaction. Tax rate is not person wise, it is product wise. I can guarantee the English speaking generation as well. If you just read and understand these paragraphs, even if you can't understand my explanation in Hindi, you will get very high score just on relying on these paragraphs.
जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट द फॉलोइंग कैटेगरीज। नीचे दी गई कैटेगरीज को छोड़कर बाकी सब कुछ जीएसटी में कवर होता है। अब इन एबीसी को एक बार अच्छे से दोबारा समझ लीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और अच्छे से याद कर लीजिए। ये लिस्ट किस चीज की है पहले आप मुझे बताइए। इस लिस्ट में लिखा है कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर जीएसटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिन पर जीएसटी नहीं है वो भी कई प्रकार की हैं। जिन पर जीएसटी नहीं है उनमें भी क्लासिफिकेशन है। पहला वो ट्रांजैक्शन सरकार जिसे सप्लाई नहीं मानती। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। एक आदमी गुड्स और सर्विस बेचता है, लेकिन सरकार कहती है नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट सप्लाई। एक दूसरा आदमी गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, सरकार कहती है दिस इज सप्लाई। मैंने आपको बताया, अगर एक कंपनी का डायरेक्टर अपनी कंपनी को सेवाएं दे और उसके बदले रेम्युनरेशन ले तो उस पर जीएसटी है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है। लेकिन अगर एक विधायक, एक सांसद अपनी सेवाएं सरकार को दे, जनता को दे और उसके बदले पैसे ले, तो वो सप्लाई नहीं है। आने वाले दिनों में दोस्तों हम सप्लाई नाम की ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन और डिटेल समझेंगे कि सप्लाई किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते, क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई नहीं है। जो चीज सप्लाई ही नहीं, इसका मतलब जीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा हमने पढ़ा वो ट्रांजैक्शन जो सप्लाई की डेफिनेशन में है, लेकिन उन ट्रांजैक्शन पर फिलहाल टैक्स नहीं है। क्या पता कल को आ जाए। ये जो पहली वाली है इन पर कभी नहीं आने वाला। ये जो पहली वाली है वो जीएसटी के कानून से बाहर है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पीने वाला एल्कोहल ए वाली कैटेगरी में है। इस पर ना आज जीएसटी है ना बाद में जीएसटी है। दूसरी वाली ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हैं, फिलहाल के लिए वो एग्जेम्प्ट है। फिलहाल के लिए, क्या पता कल को लग जाए उन पर जीएसटी। तो पहले वाले में मैंने क्या छोटा सा चुटकुला आपको याद कराया, नो सप्लाई नो जीएसटी। दूसरे में मैंने बोला सप्लाई तो है बट नो जीएसटी। अच्छा, अब कुछ लोग डेफर्ड का मतलब पूछ रहे थे। डेफर्ड का मतलब आप याद करिए, मैं ये नहीं कह रहा पढ़कर आया करिए, लेकिन थोड़ा याद करिए अकाउंटेंसी के वो हसीन दिन जिनमें आपने पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें जो डेफर्ड होता है वही डेफर्ड यहां पर है। डेफर्ड मतलब आगे के लिए टाल देना, आगे के लिए लटका देना, आगे के लिए रोक देना। मतलब ये ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तीसरी वाली, जिन पर जीएसटी पक्का लगेगा। ये सप्लाई के डेफिनेशन में पक्का कवर होंगी, बट जीएसटी के लॉ में लिखा है ये जीएसटी उस दिन से आएगा जीएसटी में जो सरकार बताएगी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गई जी बात? पक्का समझ आ गया? अब तक के जो हमने लिखे हैं उसमें आप बताओ कुछ। अच्छा, कुछ लोग एक दूसरे की जो ये आप मदद करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। कोई और क्वेश्चन? चलो, फिलहाल यहां तक समझ आया, लेकिन मेरा पैराग्राफ अभी पूरा नहीं हुआ है। ए बी सी वाली लाइन क्लियर हो गई, ए बी सी तो खत्म। अब अगला बुलेट बनाओ। अगला बुलेट, फॉलोइंग इज द लिस्ट of products which still attract old taxes like excise duty, एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ये लाइन जरा समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। मैं लिस्ट निकाल लूं जरा। हाँ,
देखो भाई, वैसे मास्टर को सब कुछ याद रहता है, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए ये क्रिटिकल चीजें रख लेनी चाहिए अपने पास। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विच स्टिल अट्रैक्ट ओल्ड टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स। क्या मतलब दोस्तों, ये जो टैक्स था ना एक्साइज ड्यूटी, ये ऑन प्रोडक्शन अप्लाई होता था। मतलब अगर आप फैक्ट्री में माल बनाते हो तो आप सरकार को क्या देते थे, प्रोडक्शन पर टैक्स। कौन सा टैक्स, एक्साइज ड्यूटी नाम से। अब तो वो खत्म हो गया, उसकी जगह जीएसटी आ गया। लेकिन आज भी कुछ चीजों पर एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है। कौन सी वो चीजें, उनकी अभी लिस्ट बनाएंगे। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स ये किस पर लगता था, ऑन सेल। ऑन सेल। तो ये वैसे तो खत्म हो चुका, लेकिन आज भी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर ये आज भी अप्लाई होता है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, सर्विस टैक्स भी था पहले, लेकिन अब सर्विस टैक्स कहीं पर भी नहीं है। किसी भी गुड सर्विस पर सर्विस टैक्स नहीं है। सर्विसेज इसका मतलब सारी की सारी जीएसटी में कवर हो चुकी हैं। जो गुड्स हैं उनमें कलेश बचा हुआ है अभी भी। कुछ गुड्स के नाम मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा जिन पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जिन पर आज भी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया। आइए लिखते हैं। कोई पूछ रहा है ये नोट्स कहां से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई, तुम लिखो, प्लीज लिखो, बिल्कुल बदमाशी ना करो। ये सारे नोट्स तुम लोग बनाओ, बहुत आपको आनंद आएगा। देखो भाई, मैं एक एक करके प्रोडक्ट्स के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला है पेट्रोलियम क्रूड। क्रूड मतलब कच्चा तेल, ठीक है। दूसरा है हाई स्पीड डीजल। तीसरा है मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल। चौथा है नेचुरल गैस। पांचवा है एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, पांचवा एविएशन टरबाइन फ्यूल। छठा है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। बस इसमें जरा ध्यान से देखना, मैंने अभी एक चेकलिस्ट भी बनाकर आपको दिखानी है। एक्साइज और वैट। हाँ जी दोस्तों, आप जरा ध्यान से देखिएगा। पेट्रोलियम क्रूड से लेकर टोबैको प्रोडक्ट सब पर एक्साइज लगती है आज भी। बस जो वैट है वो सब पर नहीं लगता। टोबैको प्रोडक्ट पर वैट नहीं लगता, ठीक है। ये लिस्ट आप कॉपी कर लीजिए। एक सवाल आ रहा है जी, वन नेशन वन टैक्स क्यों बोलती है गवर्नमेंट? भाई समझाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप लिखो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, इसको एटीएफ बोलते हैं, बड़ा मशहूर शब्द है एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई जहाज का तेल, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। तो इन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है और शुरू के 5 पर वैट लगता है आज भी। पक्का क्लियर?
अच्छा, ये जो तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट हैं, एक्साइज आपको मैंने अभी बताया ना प्रोडक्शन पे लगती थी, एक्साइज लगती है प्रोडक्शन पर और वैट लगता है इन आइटम्स की सेल पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद हैं, टोबैको और टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके प्रोडक्शन पर एक्साइज ड्यूटी तो लगती है, लेकिन उनकी सेल पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता। तो फिर इनकी सेल पर कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। जानते हैं आप, तंबाकू इकलौता ऐसा पदार्थ है, तंबाकू इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर ओल्ड जमाने का भी टैक्स लगता है और न्यू जमाने का भी टैक्स लगता है, जिसमें ओल्ड रिजीम की भी एक्साइज ड्यूटी लगती है और न्यू रिजीम की जीएसटी भी लगती है। मुझे उम्मीद है ये टेबल आप लिख चुके होंगे। अब आइए अगला बुलेट बनाते हैं और इस बुलेट में लिखते हैं tobacco and tobacco products are the only goods on which a tax of old regime, मतलब एक्साइज एंड टैक्स ऑफ न्यू रिजीम, मतलब जीएसटी, बोथ अप्लाई। तो एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दोनों इस पर अप्लाई होते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये लिख लिया आपने। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चंस आपके हैं मैं आंसर देता हूं, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये जो हमने टेबल बनाई, पेट्रोलियम क्रूड वाली, हाई स्पीड डीजल वाली, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन और टोबैको, इसमें एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हमने क्यों नहीं रखा? क्योंकि दोस्तों ये सारे नाम वो हैं जिन पर आज पुराना टैक्स लगता है, लेकिन एक डेट सरकार बता नहीं रही कि किस डेट से नया वाला टैक्स लगेगा। मतलब ये जितने भी केस हैं ए से लेकर एफ तक, ये सब डेफर्ड एप्लीकेबिलिटी वाले केस हैं। डेफर्ड एप्लीकेबिलिटी वाले। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हम पहले ही उसमें समझ चुके, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में ही कवर नहीं करा गया। क्लियर हो गई जी बात? अब मेरी तरफ से ये हेडिंग हमारी पूरी हो गई, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी एंड डेफर्ड एप्लीकेबिलिटी। राइट, आप लोगों का क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। वार्षिल का सवाल तो हो गया, ऐसा कोई चीज बताओ जिस पर दोनों टैक्स लगते हो। तो तंबाकू पर दोनों टैक्स लग गए। रचित का प्रश्न है, जो सिनेमा हॉल की टिकट होती है उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है,
कहां पर जीएसटी? ए और सी सेम हो गया, एल्कोहलिक लिकर की बात हो गई, सिगरेट पे 270% कॉम्पेंसेशन सेस लगता है। हाँ तो वो तो देखिए भाई, जो भी बात है, एल्कोहलिक लिकर पर, वो सिगरेट पर या तंबाकू प्रोडक्ट पर जो सेस लगता है वो तो एक सेस का टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सरकार को पता है ना कि किसको महंगा करना है और किसको सस्ता करना है। एल्कोहल पर जब तक कानून वर्तमान वाला एप्लीकेबल होगा, या तो बिल्कुल कानून बदला जाए तभी एल्कोहल पर जीएसटी लगेगा, वो धीरे धीरे फेज मैनर में होगा। फिलहाल एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी हमें समझ आ गई। आइए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है डुअल जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल जीएसटी, हेडिंग नंबर 4। कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल जीएसटी, व्हाट इज डुअल जीएसटी, वो मुझे आपको समझाना है। देखिए क्या है, अगर हम डुअल जीएसटी की बात कर रहे हैं और जीएसटी हमें पता है कि ट्रांजैक्शन पर लगता है, करेक्ट? अगर हम डुअल जीएसटी की बात कर रहे हैं और जीएसटी ट्रांजैक्शन पर लगता है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ट्रांजैक्शन ही एक्चुअल में दो प्रकार की होती होंगी, जिन पर दो अलग अलग प्रकार से जीएसटी लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डुअल जीएसटी करके जो आपके सामने इस समय हेडिंग है, हेडिंग को देखकर यह पक्का पता चल रहा है कि जीएसटी दो प्रकार का होता है। मुझे उम्मीद है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जीएसटी तो सर 4 प्रकार का होता है, हमने आप तो 2 प्रकार कह रहे हो। लेकिन मेरी आगे की बात तो सुनिए। मैंने कहा कि जीएसटी असल में ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है, सप्लाई के ऊपर लगता है। तो अगर जीएसटी 2 प्रकार का है तो वो शायद इसलिए 2 प्रकार का होगा क्योंकि सप्लाई को भी 2 प्रकार का होना होगा। अगर सप्लाई इस तरीके की है तो ये वाला जीएसटी, और सप्लाई उस तरीके की है तो वो वाला जीएसटी। सप्लाई जैसी जीएसटी वैसा। तो डुअल जीएसटी का मतलब है कि हिंदुस्तान में होने वाले व्यापार में जो सप्लाई की ट्रांजैक्शंस हैं, गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो कुल मिलाकर 2 प्रकार की हो सकती हैं। आइए उनको पढ़ें। कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल जीएसटी। GST applies on those transactions GST applies on those transactions which fall under the definition GST applies on those transactions which fall under the definition of supply। इसका मतलब है कि जीएसटी उन ट्रांजैक्शंस पर लगता है जो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। डुअल जीएसटी मींस डुअल सप्लाई। डुअल जीएसटी का असल में मतलब है डुअल सप्लाई। जीएसटी 2 प्रकार का होता है, उसका मतलब सप्लाई 2 प्रकार की होती है। डुअल सप्लाई मींस two kinds of supplies which can be found in business and industry. Which can be found
इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापार में होने वाली ट्रांजैक्शंस को सीधे सीधे दो भागों में बांट दिया गया है। टू काइंड्स ऑफ सप्लाई आर एज फॉलोज। पहला, इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई। हमने अभी पढ़ा कि दो प्रकार की सप्लाई हमें व्यापार में देखने को मिलेगी, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। अब यहां पर इनका मीनिंग शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई, ये अगली मुलाकात में हम पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई। देखिए, डुअल जीएसटी में आपको बिल्कुल अंतिम लाइन जब आएगी ना इस हेडिंग की, तब आपको क्लियर होगा। हमारे हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारे देशों में, बहुत सारे मतलब 150 से ज्यादा देशों में जीएसटी अप्लाई है। कुछ जगह सिंगल मॉडल जीएसटी है, कुछ जगह डुअल मॉडल जीएसटी है। डुअल मॉडल जीएसटी में सेंटर और स्टेट में रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी टेक्निकल बात मैं पहले नहीं समझा सकता आपको। डुअल जीएसटी समझने के लिए मैं पहले आपको डुअल सप्लाई समझा रहा हूं और उसके माध्यम से मैं आपको डुअल जीएसटी समझाऊंगा। तो ये जो हमने लाइन लिखी, टू काइंड ऑफ सप्लाई आर एज फॉलोज, इस इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब हम अगली मुलाकात में समझेंगे। मैं आपको यह बता देता हूं कि जैसे आज हमने कुल 4 हेडिंग तक हम पहुंचे हैं। टोटल हेडिंग जो मेरे पास है वो 16 हेडिंग है जो इस बेसिक्स चैप्टर में हमें करनी है। कुल 16 हेडिंग से भरा हुआ ये चैप्टर आने वाली क्लास में, मतलब अगली मुलाकात में, मतलब कल पॉजिटिवली समाप्त हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि पहली क्लास में और पहले क्लास के पहले घंटे में ज्यादा समय लगता है सब्जेक्ट को और टॉपिक को उठाने में, लेकिन अब जैसे टॉपिक नंबर 4 पर आप आ चुके हैं, छोटे छोटे मेरे पास टॉपिक्स हैं कि जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं, जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स क्यों कहते हैं, जीएसटी में कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्यों बोलते हैं, जीएसटी को मल्टी स्टेज टैक्स क्यों बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे मेरे टॉपिक्स हैं, तो मैं पूरा का पूरा बेसिक अगली मुलाकात में उम्मीद है कि मैं खत्म करवा पाऊंगा।